8 देशों के प्रमुखों से बातचीत की। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद और गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में अमेरिका के एयरबेस पे हमले के बाद 8 देशों से बातचीत की, 8 देश के प्रमुखों से बातचीत की, ईरान से बात नहीं की। और इनके चेले जितने थे वो कहते थे, अरे आप लोगों को विदेश नीति क्या पता है, अरे जितना महामानव को पता है तुम लोगों को क्या पता है। हम फिर भी दोहराते रहे, भाई ऊर्जा का संकट हिंदुस्तान में आ सकता है, बातचीत करके रखो। प्रधानमंत्री ने बात नहीं की। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, खामेनेई की मौत पर, उनकी हत्या पर एक शब्द शोक का प्रधानमंत्री नहीं बोले। 160 स्कूली बच्चे मारे गए, जिसकी निंदा आलोचना अमेरिका तक में हो रही है, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है, प्रधानमंत्री नहीं बोले। हमारे मेहमान ईरान के नौसेना के जहाज को लौटते समय अमेरिका ने मार गिराया, 100 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए, प्रधानमंत्री नहीं बोले। और प्रधानमंत्री को यह मालूम था, इस देश की जनता को तो नहीं मालूम था, लेकिन प्रधानमंत्री को यह मालूम था कि हार्मोज के समुद्री मार्ग से भारत की जरूरतों का 60% कच्चा तेल आता है और 50% गैस आती है, और वो हार्मोज का समुद्री मार्ग ईरान के कब्जे में है। यह प्रधानमंत्री को मालूम था। तो आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आप युद्ध के ठीक पहले, 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा पर क्यों गए? और जब से गाजा और इजराइल का वॉर हुआ है, किसी भी देश का प्रमुख इजराइल जाने से बचता है, नहीं जाते लोग इजराइल। आप उछल उछल के इजराइल चले गए, वहां आपके लिए एक फर्जी सा पुरस्कार बनाया गया, फर्जी सा पुरस्कार, उसके पहले वो पुरस्कार नहीं था, एक फर्जी सा पुरस्कार बनाया गया, आपके गले में मेडल डाल दिया गया, बोले जाओ जिंदाबाद लगाओ इजराइल और अमेरिका की। और आप इजराइल और अमेरिका की जिंदाबाद लगाने में लग गए। कौन कौन से देश हैं जिन्होंने युद्ध के खिलाफ वक्तव्य दिया? छोटे छोटे देश। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने युद्ध के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, तमाम, डेनमार्क, तमाम देश, हंगरी, इटली, लग्जमबर्ग, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और यूरोपियन यूनियन के अलावा जो देश हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, पाकिस्तान, टर्की, आर्मेनिया, ब्राजील, क्यूबा, जापान, रूस, चाइना, जर्मनी, यूके, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ओमान, ये तमाम उन देशों का नाम मैं ले रहा हूं। इन सब ने युद्ध के खिलाफ बोला कि युद्ध करके आप पूरे देश को और दुनिया को संकट में डाल रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ, उनकी कार्रवाई के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ, सब ने बोला। वो 160 बच्चियों की मौत पे भी बोला। लेकिन हमारे महामनों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बोले। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा हो गया, होटल बंद होने लगे, मोरवी में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई, 60 रुपए घरेलू गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया, 115 रुपए कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया। उसके बाद प्रधानमंत्री 13-14 दिन के बाद गहरी नींद से जागे और कहने लगे अब हमें मुर्दे को इंजेक्शन लगाना है। जब सिलेंडर से गैस निकल गई, कहने लगे अब हम इसमें गैस भरेंगे। बोले कहां वाला? बोले नाली वाला गैस भरेंगे इसमें। अब जब गैस से सिलेंडर निकल गई तो कह रहे हम नाली वाला गैस भरेंगे, उसमें मुर्दे को इंजेक्शन लगाएंगे। आपकी विदेश नीति मर गई, आपके
देश में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया, तब आप 13 दिन के बाद, 14 दिन के बाद जाग रहे हैं। कैसे जागे आप? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको ट्रंप जी ने अनुमति दिया तब आप जागे कि ठीक है बच्चे एक ट्वीट कर ले, कोई बात नहीं? क्योंकि आप जो कुछ भी अब करते हैं ट्रंप से पूछ के करते हैं। रूस से तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ट्रंप से पूछ के आप करेंगे। और यहां किसी सरकार के नेता से पूछो, कहते हैं भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से तेल खरीदा जाएगा। कुछ मीडिया वाले भी टीवी चैनल की डिबेट में हम लोगों से कहते हैं भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा संजय जी वहां से भारत तेल खरीदेगा। आप कौन होते हैं बताने वाले? मैं उन टीवी चैनलों से भी सहमत हूं और भारत सरकार के नेताओं से भी सहमत हूं और बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी सहमत हूं। जहां से सस्ता तेल मिले वहां से खरीदो। तो मुझे बताओ, रूस करीब है कि अमेरिका करीब है? रूस करीब है कि वेनेजुला करीब है? रूस से सस्ता तेल मिलेगा कि वेनेजुला और अमेरिका से मिलेगा? तो आप रूस से तेल क्यों नहीं खरीदते? आपको ईरान सस्ता तेल दे रहा था। चलिए मैं आप लोगों के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं भारत सरकार को। ईरान आपको सस्ते में तेल दे रहा था, ईरान आपको रुपए में तेल दे रहा था, और ईरान कम से कम अपने टैंकर तो नहीं उड़ाएगा। आप ईरान से सस्ता तेल खरीदो। आप ईरान से सस्ता तेल का जहाज क्यों नहीं मंगा रहे? आप भारत की जरूरतों का तेल ईरान से मंगाओ। क्या डर है आपको? चीन ईरान से तेल खरीद रहा है, बाकी देश ईरान से तेल खरीदते हैं, उनको कोई डर नहीं। आपको पापा का डर है? डांट देंगे पापा जी। किसका डर है आपको? ट्रंप का डर लगा हुआ है। आप खरीदिए, ईरान से तेल खरीदिए। भाई चीन खरीदता है, वो अमेरिका से नहीं डरता। उसके जहाज हार्मोज समुद्री मार्ग से गुजर रहे हैं, आप भी खरीदो। आप तो कह रहे हो कि आप सस्ता तेल खरीदना चाहते हो, लेकिन देश को संकट में मत डालिए। आपके दोस्तों का माल बन रहा है, मुझे मालूम है। इसी आपदा में अवसर बना लिया उन लोगों ने। आपने अपने दोस्तों से कह दिया बेटे यही आपदा है और यही अवसर है तुम्हारे लिए। गैस का दाम अडानी ने 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अडानी टोटल गैस लिमिटेड, उसने बढ़ा दिया। फिर आप किस अमेरिका के साथ खड़े हैं भैया? जिस अमेरिका का F-18 एयरक्राफ्ट उड़ा दिया गया, F-15 एयरक्राफ्ट उड़ा दिया गया, KC-135 एयरक्राफ्ट उड़ा दिया गया, MQ-9 उड़ा दिया गया, और एक जहाज आ रहा था हार्मोज के समुद्री मार्ग से ईरान का, उसको अमेरिका का, उसको उड़ा दिया गया। तो जो अमेरिका खुद संकट में है, अपनी मदद नहीं कर पा रहा है, उसके पिछलग्गू बनने से आपको क्या फायदा है? उसके पिछलग्गू बनने से आपको क्या फायदा है? और ट्रंप क्या कह रहा है? देखो आप किसके पिछलग्गू बने हुए, किसके पीछे आप घूम रहे हो। आप देखो जरा, ये ट्रंप का बयान है। क्या कह रहा है? कह रहा है जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो यूएस खूब पैसा कमाता है। मतलब आपके लोग बेरोजगार बन के लगातार घूमते रहे गली गली में, ठोकरें खाएं दर दर की, उनको गैस का सिलेंडर न मिले। दुनिया को इस आदमी ने, ट्रंप ने युद्ध में झोंक दिया और कह रहा है जब क्राइसिस होती है, जब संकट आता है, ये भी आपदा में अवसर का बड़ा वाला बाप है। आपदा में अवसर ये कह रहा है साहब जब तेल का दाम बढ़ता है तो अमेरिका को फायदा होता है, ये रुपया कमाने में लगा हुआ है। आप इसके पिछलग्गू बने हुए हैं। इतना ही नहीं, ऐसे संकट के समय में, और ये बात मैं अंधभक्तों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, प्यारे अंधभक्तों जरा ध्यान से सुनो।
तुमको तुम्हारा अगुआ मोदी दिन रात मूर्ख बनाता रहता है, बांग्लादेशियों से लड़ो, बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाओ, गृह मंत्री भी चिल्लाते रहते हैं दिन रात। और अभी क्या हुआ? आप तो लाइन में खड़े हो, आपके लिए तेल नहीं है, आपके लिए गैस नहीं है, देश खुद एक गंभीर संकट की स्थिति में है, और ये 5,000 टन डीजल बांग्लादेश को भेज रहे हैं। बांग्लादेश में जहां पे हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहां पे 5,000 टन डीजल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। ये आप देखिए, ये कितना हो गया? करीब करीब 60 लाख लीटर डीजल भेज दिया बांग्लादेश को। और ये आपने चेलों से कहते हैं बांग्लादेशियों के खिलाफ नारा लगाते रहो, बेचारे लगाते रहते हैं दिन रात। तो प्यारे अंधभक्तों, जो मोदी जी हैं, उन्होंने जाके 50वीं वर्षगांठ पे कहा था कि मैं बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं भी बांग्लादेश की आजादी कराने में लड़ा हूं। वो मोदी जी बांग्लादेश को 60 लाख लीटर डीजल भेज चुके हैं। इसके बाद अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। यह है हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति, और इसको कहते हैं 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। यह है भारत पर एक बार फिर टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका। यह नया बयान है ट्रंप का। जिस अमेरिका की चमचागिरी कर रहे हैं, वहां के बददिमाग राष्ट्रपति ट्रंप का 1 घंटे भी दिमाग संतुलन में नहीं रहता। आज क्या बोल रहा है, अगले 1 घंटे बाद क्या बोलेगा, उसके 2 घंटे बाद क्या बोलेगा, सुबह उठ के क्या बोलेगा, शाम को क्या करेगा, कुछ नहीं पता। आप ऐसे आदमी के पिछलग्गू बने हुए हो। और वो साफ तौर पे कह रहा है, भाई हम टैरिफ फिर से बढ़ा देंगे, हम आपकी जांच कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर निगाह रखे हुए हैं, कहां से तुम पेट्रोल डीजल खरीद रहे हो, कहां से तुम कच्चा तेल खरीद रहे हो, कहां से तुम गैस खरीद रहे हो। रूस से परमिशन दी थी ना तुम्हें? इधर उधर कुछ गड़बड़ी कर दी क्या तुमने? अभी दिमाग ठीक करता हूं, कह रहा है टैरिफ बढ़ाऊंगा। ऐसे देश के पिछलग्गू क्यों बने हुए हो? अभी तो ये ट्रेड डील साइन नहीं हुई, तब ये हाल कर रखा है तुम्हारा। ट्रेड डील साइन हो जाएगी तो पता नहीं क्या करेगा। इसलिए अमेरिका के पिछलग्गू बन के भारत का नुकसान मत करिए प्रधानमंत्री जी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं ईमानदारी से, मेरे 1000 मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, लेकिन मैं भी यह समझता था कि राष्ट्र के ऊपर जब संकट आएगा तो भारत का प्रधानमंत्री किसी से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसके वक्तव्य थे ऐसे 13 के पहले, बातें करते थे प्रधानमंत्री उसी तरह की। मेरे 1000 मतभेद नरेंद्र मोदी से हो सकते हैं, लेकिन मुझे यह था कि जब भारत माता के ऊपर संकट आएगा तो कभी नरेंद्र मोदी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन 2 घटनाओं से बहुत अफसोस हुआ, दिल को तकलीफ हुई। नंबर 1, जब बार बार ट्रंप कहता है हमने ट्रेड डील का दबाव बनाकर सीज फायर कराया पाकिस्तान के साथ, ये पूरे भारत का अपमान है। और प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोले। आज भी मैं दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री जी आइए सामने निकल के, मैं आपका स्वागत करूंगा, खाली एक बार बोलो ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहा है, खाली इतना बोल दो। आपकी हिम्मत नहीं है। वो बार बार भारत को अपमानित करता है। हमारे लोगों को हाथ में हथकड़ियां बांध के, पैरों में बेड़ियां बांध के भेजा उसने, भारत को अपमानित किया। और दूसरा, आपको ऐसे युद्ध के संकट के समय में इजराइल भेजा गया, और उसके बाद इतनी घटनाएं हो गई, आप शांत रहे। 13 दिन तक आप शांत रहे, कुछ बोले नहीं। गैस का सिलेंडर निकल गया तो अब आप जाग रहे हैं। अब आप कह रहे हैं हम मुर्दे को इंजेक्शन लगाएंगे, उसको जिंदा करेंगे। जब आपकी विदेश नीति मर गई, जब आपकी सारे कार्यक्रम
आपकी योजनाएं सब फेल हो गई। 38 38 40 40 देशों का मैंने नाम बताया, सब ने बात किया, सब ने युद्ध की आलोचना की, सब ने अपने अपने देश के हित के बारे में सोचा और उस हिसाब से काम किया। आपका आता पता नहीं। तो इसलिए हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस बात को पूछा है। मैं प्रधानमंत्री जी से चाहता हूं कि वो स्पष्ट करें, कल जो ईरान के राष्ट्रपति से उनकी बातचीत हुई उसमें भारत की समस्याओं का क्या समाधान निकला। क्या वास्तव में हार्मोज के समुद्री मार्ग से भारत के जहाज को जाने के संबंध में उनकी कोई बातचीत हुई? क्या अब भारत में तेल और गैस का संकट खत्म हो जाएगा? क्या हमारे जहाज गैस और तेल के आना शुरू हो जाएंगे? यह मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। और अपने मंत्रियों से कहिए इतना कोरा झूठ ना बोला करें। कल हरदीप पुरी जी सदन में कह रहे हैं तेल और गैस का कोई संकट नहीं है देश के अंदर। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। मोदी का दफ्तर झूठों की मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। मोदी का दफ्तर झूठों की मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। इतना कोरा झूठ। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हरदीप पुरी जी चलिए नोएडा चलते हैं, लंबी लाइन में आधा घंटे खड़े होइए इस धूप में, पता चला। लेकिन डॉक्टर वाक्टर बुला लीजिएगा, नहीं तो मूर्छित होकर गिर जाएंगे आप, तो धूप में रहने की आदत है नहीं। और मैं अंत में फिर से दोहरा रहा हूं, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए सस्ता तेल खरीदना भारत की प्राथमिकता है। सस्ता तेल उपलब्ध कराना भारत की प्राथमिकता है। और भारत सरकार को जैसे चीन तेल खरीद रहा है ईरान से और उसका तेल का जहाज जा रहा है, ऐसे ही आप भी तेल खरीदो। आप अपने हितों का ध्यान रखो। बस मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? कोई सवाल? तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि संकट भी नहीं है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मिट्टी का तेल जलाओ। लोग लकड़ी में खाना बनाना शुरू कर दिए हैं। और इससे आगे एक स्कीम है जो प्रधानमंत्री जी की, उस पर तो कोई काम ही नहीं हो पाया ठीक से। नहीं तो आज कोई संकट ही नहीं होता। नाली के गैस से चाय बनाने वाले कार्यक्रम में अगर इसको गांव-गांव चलाया गया होता, 2-4 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करती उस पर, तो एक इतनी शानदार स्कीम होती। हर घर के आसपास गटर है, वहां से पाइपलाइन जाती, सबको गैस की सुविधा होती, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी वैसे इस समय गर्मी है, सूर्य के प्रकाश से भी आप लोग खिचड़ी बना सकते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। देखिए, उज्ज्वला योजना को तो जितना ये लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हकीकत आप लोगों को अपना कैमरा लेके गांव जाना चाहिए और देखना चाहिए क्या वास्तव में सस्ता सिलेंडर सबको उपलब्ध हो रहा है उज्ज्वला स्कीम में या नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि 45 दिन 4-5 लोगों के परिवार में सिलेंडर चलता नहीं। अगर आप 45 दिन की बुकिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब उस परिवार को तो वास्तव में गैस का सिलेंडर टाइम पे नहीं मिलेगा। ये खुद ही आप मान रहे हैं। नंबर 1, 3-3, 4-4 हजार रुपए में गैस मिल रही है। अभी पटना में मैं स्टूडेंट्स के वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था 300 रुपए किलो गैस मिल रही है यहाँ पे। तो ब्लैक मार्केटिंग भी खुलेआम हो रही है और लंबी डेट भी मिल रही है। तो दोनों तरह की समस्या लोगों को उठानी पड़ रही है इससे। और सबसे ज्यादा होटल इंडस्ट्री बर्बाद हुई है। शादी ब्याह का सीजन है, लोगों को नहीं मिल रहा है सिलेंडर।